चलो तो भाई देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है। ये आज आपकी तीसरी डेमो है। कल जो क्लास होगी, कल के यानी कि आज की क्लास के बाद जो क्लासें होंगी वो ऐप पे होंगी। तो क्वेश्चन नंबर है 29, ध्यान से देखो भैया एक बार। सबसे पहले इसकी पावर देखो कितनी है, 2 पावर है। हमेशा एक चीज का याद रखना कि जब भी पावर 2 होती है इक्वेशन की, तो वे इक्वेशन कैसी होती है, द्विघात समीकरण होती है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम की कमी है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम की कमी है तो याद रखिए द्विघात समीकरण के 2 आंसर होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होती है उसके 2 मूल होते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको क्या करना है, आप एक ऐसा ऑप्शन देखिए, जैसे देखो ये ए है और ये बी है। तो अगर आप सी को देखोगे तो ए और बी बोथ। सी ऑप्शन क्या दिखा रहा है हमें, ए और बी बोथ। ठीक है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सी आंसर मार्क कर दो, ए एंड बी बोथ। क्योंकि द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 आंसर होते हैं। ठीक है। चलो जी। लेकिन आपके पास अगर टाइम की कमी नहीं है तो भाई आप क्या कर सकते हो, इसे सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, एक और दूसरा तरीका होता है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन में से क्या करें, वैल्यू उठा के एक्स वाई की जगह रख दे और बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो मैंने कहा जी, पहला तरीका मैंने आपसे बोला कि 2 आंसर, यानी कि 2 आंसर वाला ऑप्शन, 2 आंसर वाला ऑप्शन। ठीक है। सेकंड मेथड मैंने आपको बोल दिया, ये आपको तभी मार्क करना जब टाइम की कमी हो आपके पास, टाइम की कमी। ठीक है। मेथड क्या होगा कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। ठीक है ना। जब एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर क्या आ जाना चाहिए, 0। तो बराबर 0 हो जाए। एक तरीका हमारा ये भी हो जाएगा। और अगर हमें इसको डिटेल में करना है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये लिखा है हमारे सामने, 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। ठीक है। और द्विघात समीकरण को हमने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में देखा होगा, इनको हमने सोल्व भी किया है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 छिके कितना करते हैं, 30, यानी कि 30। और फिर 30 के हम ऐसे 2 फैक्टर करें। यहां निशान देखो कौन सा है, साइन कौन सा है, ये वाला प्लस का साइन है। ठीक है। तो हमें 30 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि जिनका सम, यानी कि जिनका जोड़ कितना आ जाए, ये 30 आ जाए। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 10 3 30। ठीक है ना, 10 × 3, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम लिख दिया 5x² माइनस हो जाएगा 10xy, माइनस हो जाएगा 3xy, और प्लस हो जाएगा 6y² इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 5x कॉमन हमें मिल रहा है, तो यह आ जाएगा x माइनस 2y। और यहां से जब हम माइनस क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया थी 3y, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों में देखिए x माइनस 2y, x माइनस 2y दोनों में ही कॉमन है, तो हमने x माइनस 2y कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ से 5x और यहाँ से 3y, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो x माइनस 2y और 5x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी 2 संख्याओं की गुणा होती है, जैसे x गुना y बराबर 0, जब भी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा और उनका मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो, तो उनमें से एक संख्या का 0 होना जरूरी होता है। उनमें से एक 0 होगी तभी ये 0 आ सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं आएगा। ठीक है।
तो हमने भी यहाँ देखो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है और ये क्या है, इज इक्वल टू 0, तो यानी कि इनमें से एक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा आपसे कि अब यहाँ एक चीज और बताऊंगा, आपकी मर्जी है कि आप 4-5 लाइनें लिखना चाहते हो या एक ही लाइन में काम खत्म करना चाहते हो। पहले एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2m इज इक्वल टू 3n लिखा, तो अगर मैं यहाँ कहूँ m अनुपात n कितना हो जाएगा, तो 3 को इधर ले आएंगे, 2 को इधर लाएंगे, यानी कि 3 को इधर 2 को इधर। तो ये मैंने शुरुआत में बताई थी कि छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं इस वाली चीज को 0 के बराबर रखता हूँ, तो यहां से x अनुपात y क्या बनेगा मेरा, जो y के साथ लिखा होता है वो x का रेशियो बन जाएगा, और जो x के साथ लिखा है वो y का रेशियो बन जाएगा, यानी कि 2:1, 2:1। ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कीजिए फटाफट, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलो जी, तो ध्यान से देखिएगा भाई। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये मिला हमें x अनुपात y कितना हमारा 2:1, ठीक है, 2:1। अब अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो देखो y के साथ क्या लिखा है 3, तो जो y के साथ है वो तो x का रेशियो बनेगा, और जो x के साथ लिखा है वो y का, यानी कि ये आ जाएगा 5, 3:5, यानी कि 3:5। अब देखो 2 1 और 3 5, ये दोनों ही मेरे आंसर है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार आरसी लिखो या फिर वाई लिखो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट या तो आरसी लिखो या फिर वाई लिखो जल्दी से। देखो जी, हमने क्या कहा कि 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर है 0 के, ठीक है। हमने क्या करा, 6×5 = 30, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30। अब 30 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आना चाहिए, लेकिन अगर हम उसका जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़, यानी कि उनका सम करेंगे तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए इस साइन के हिसाब से, ठीक है। तो वो कितना होगा आपका 10 × 3, 10 30 हो जाएगा। तो हमने कहा जी 5x² माइनस 10xy, और माइनस हो जाएगा ये 3xy प्लस 6y² बराबर 0। अब इसमें आप देखोगे तो 5x कॉमन ले लिया हमने, 5x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2y, और यहाँ देखिए माइनस हमने यहाँ पे 3y कॉमन ले लिया, ये 3y कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस 2y बचेगा। अब दोनों में x माइनस 2y कॉमन था तो x माइनस 2y कॉमन ले लिया, और ये बचा 5x और ये बचा 3y। अब हमने कहा कि जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2y। तो x अनुपात y कितना, 2 इधर आ जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है वो कितना है, 1 है, तो वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5x माइनस 3y बराबर अगर आप 0 रखोगे तो यहां से भी कितना मिलेगा आपको, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 3:5, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम, चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, अब देखो भाई 2-4 बातें ना रेशियो की मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको बता के चलूंगा ताकि बार बार उनका जिक्र ना हो। सबसे पहली चीज ध्यान से समझिएगा, पहली चीज होती है हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल, इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थ अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। पहले हम एक बार फोर्थ प्रोपोर्शनल देख ले क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 1:2, 1:2, और जब मैंने यहां लिखा 4:8 यानी कि 4:8,
तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, देखो दोनों रेशियो आपको सेम दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेशियो सिर्फ देखने में अलग है, जैसे कि 1 और 2 देखने में अलग है, 4 और 8 देखने में अलग है, पर दोनों ही रेशियो सेम है। जब ये रेशियो सेम होते हैं ना, हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे एक बिंदी लगा देते हैं, ये 4, या बीच में इन 4 बिंदी की जगह बराबर का भी निशान मिल सकता है आपको, ऐसे बराबर का निशान, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, 4 रेशियो, यानी कि चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो इस वाले केस में हमेशा याद रखना कि अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देखो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8, और 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 8। तो यानी कि जब फोर्थ प्रोपोर्शनल का केस होता है तो हम क्या कहते हैं, अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाइकेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ए इंटू डी, और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू सी, ठीक है। तो यानी कि एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू सी। अब इसी के साथ में सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, सेकंड पॉइंट होता है इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल। अब थर्ड क्या होता है उसको भी समझो। यानी कि जैसे मैंने लिख दिया 1:2, तो 2 का जो संबंध 1 के साथ है, वही एक तीसरी संख्या लेनी है, उसका संबंध 2 के साथ होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, जो रिलेशन 2 का 1 से है, जो रिलेशन 2 का 1 से है, वही रिलेशन इस तीसरी संख्या का इस 2 से होना चाहिए। तो वही होगा हमारा क्या भला, जैसे मैंने कह दिया 2:4। अब देखो, 2 अगर 1 का 2 गुना है तो 4 किसका 2 गुना है, 2 का 2 गुना, यानी कि बीच वाला जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यानी कि 1 2, और ये तो आ ही गया, और ये कौन सा हो गया, तीसरा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। इसमें भी कहानी वही होगी, देखो बीच बीच का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यानी कि नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई या अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे देखिए बहुत ध्यान से, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो अंदर वालों की गुणा क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये दो चीजें आप अपनी उंगलियों पे रखना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात। क्लियर है बात? अगर यहां तक बात क्लियर तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। अब इसमें एक चीज और बच गई है आपकी, इसमें एक चीज कौन सी रह गई है, मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपात। बाकी छोटी छोटी बातें अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं उनमें आपको बता दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या बताना है कि 6:x के साथ जो रेशियो है वही 5:35 हो गया। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू का मतलब है, देखो ये 4 बिंदी यहाँ पे लगी हुई, यानी कि अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई किसकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बाहर बाहर वालों के। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर इसकी बात करें हम, तो ये आ जाएगा देखो 5 × x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 × 6, 35 × 6, ठीक है भाई। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 42 मेरा आंसर हो जाएगा। अभी याद रखना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए इन छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। चलो जी, अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। भाई ऐप पे भी देख लेना क्लास को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि कल से क्लास फिर ऐप पे चलेगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ऐप पे क्लास में? तो जो बच्चे ऐप पे क्लास देख रहे हैं, एक बार वो भी मुझे अपना नाम मैसेज कर दो फटाफट एक बार। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। शिवम राणा चल रही है भाई, ऐप पे जाके देखो चल रही है, चेक तो करो पहले जाके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो भाई हमारे सामने,
देखिए भाई, अब ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है 0.2:0.12 और ये वाला रिलेशन, तो बीच में कौन सा है, वही चतुर्थ अनुपात वाला केस है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 इंटू 0.3 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू कितना आ जाएगा, ये x। ठीक है, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.06 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक पॉइंट भी कट जाएगा, तो 36 18 यानी कि 0.18 हमारा आंसर हो जाएगा, 0.18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए, वही बीच बीच वालों का मल्टीप्लाई किया मैंने और बार बार वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब बीच बीच वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.12 इंटू 0.3। ठीक है, और 0.2 इंटू कितना आ जाएगा, एक्स। पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट में गलती हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो 1.0.18 एक ही ऑप्शन है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाएगा 0.18, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा दूसरा ऑप्शन ऐसे दे देगा 1.8। ठीक है, या ऑप्शन दे देगा 0.018। इस तरह के ऑप्शन कभी कभी आपको जो है वो देगा, तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन आ सकता है पॉइंट वाले केस में। ठीक है ना, तो पॉइंट का ध्यान रखना है। चलो जी, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं फटाफट, आगे बढ़े भाई। चलो जी, देखो क्वेश्चन जैसे ही आपको समझ आ जाए तो फटाफट ना उसको एक बार मुझे बता दो कि भाई फटाफट समझ आ गया ये। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। इसने कहा है कि 8x और 50, में हिंदी में लिख देता हूं इसको, 8x और 50। ठीक है, ये कहता है कि निरंतर अनुपात में है, निरंतर अनुपात में है, निरंतर अनुपात में है। ठीक है, तो कहता है कि x का वैल्यू बताइए। निरंतर अनुपात का मतलब है वही समान अनुपात में है, यानी कि 8 का x के साथ जो भी रिलेशन है वही रिलेशन 50 का x के साथ है। तो हमने कहा था अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x², और बार बार वालों का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 50, यानी कि ये आ जाएगा 8 इंटू 50, तो ये आ जाएगा कितना भाई, 400। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो उस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा 400 पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 32 तक बात क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, अब इसने ये कहा कि दो संख्याएं हैं 24 और 36, इनका तृतीय अनुपात हमें बताना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें बताना है। और सारे क्वेश्चन आपके ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, इनको इतने आसान भी मत समझना। आसान जरूर है पर आप समझे ना। देखिए भाई, तो ये हो जाएगा 24, इसने कहा 24 और 36 का तृतीय अनुपात हमें बताना है। तो इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम कहेंगे बीच बीच वालों का मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा 36 इंटू 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू एक्स। 12 तिये हो जाएगा, 12 दूने हो जाएगा, और 2 से 36 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना भाई, 54 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अच्छा ऐप पर चैट नहीं हो पा रही, मैसेज तो आ रहा भाई। युवराज देख, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक लड़के का मैसेज तो आया है उस पे, ऐप पे भी।
अच्छा भाई, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने पहले ही कहा था, पहली 2 क्लासों में मैंने कहा था ये तो सवाल ही बिल्कुल आपके जो है बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो मेरा फोकस रहेगा कि आप एग्जाम में कैसे करें उन क्वेश्चन को। यानी कि मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कि आप उनको एग्जाम में कम टाइम में करें, टाइम ज्यादा ना ले, लेकिन वो टाइम अगर हमें छोटे क्वेश्चनों में भी कहीं बचता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता के चलूंगा। गौर से देखना मेरी बात, गौर से सुनना बहुत। आपको क्या करना है कि इसका तृतीय अनुपात बताना, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जब आप बिना पेन के उनको कर लोगे ऐसे ही देख के ही बस। देखो ये जो 36 दिखाई दे रहा है ना आपको 36, ये 24 का 1.5 गुना है, 24 का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना। तो अब 36 का जो तीसरे के साथ रेशियो बनेगा वो भी तो 1.5 गुना बनेगा भाई। तो 36 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि बिना पेन के आपको काम करना है ऐसे क्वेश्चनों में, तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर है तो फटाफट या तो आरसी टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़े अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जरा एक बार, मैं इसे एक बार जो है देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का हमें तृतीय समानुपाती पद बताना है क्या है। अब फिर से वही देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये अनुपात है ए माइनस बी, समानुपात। तो यहाँ पे तो ए माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे ले लेते हैं क्या भला, कोई भी एक्स ले लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने क्या कर दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आपको पता होगा कि वर्गांतर का रूल है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक्स। देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी चला जाएगा, तो जो x का वैल्यू है a माइनस बी इधर आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात क्लियर है तो फटाफट एक बार y टाइप करें या फिर rc टाइप कीजिए जल्दी से। जितनी जल्दी आप y या rc टाइप करोगे इतनी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट अब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आ गया हमारे पास क्या वाला, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती को भी समझ लो, ये तृतीय अनुपाती वाला ही केस होता है। ठीक है ना, यानी कि मध्यानुपाती, देखो भाई, भाई तृतीय अनुपाती बताना था। ठीक है, तृतीय अनुपाती का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी के साथ जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही कौन सी संख्या का ए माइनस बी के साथ होगा, यही तो था तृतीय अनुपात हमारा। ठीक है, यानी के बीच बीच वालों का मल्टीप्लाई बराबर होगा बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर। तो हमने करा ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
अब देखो a माइनस बी से a माइनस बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस बी हमारा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि यहाँ गुणा में है तो यहाँ किस में आएगा, वो डिवीजन में आएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, चलो जी क्लियर है अब यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब भाई ध्यान से समझना ये मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती अगर सिर्फ एक मध्यानुपाती पूछा है तो उसका तो रूल होता है, दो मध्यानुपाती पूछ सकता है, तीन मध्यानुपाती पूछ सकता है, वे आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट में ही बस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले मध्यानुपाती समझता है। अगर एक मध्यानुपाती पूछा, देखो ये सिर्फ एक मध्यानुपाती हमसे पूछा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन है, इनमें से यानी कि 3.6 और 0.9 का एक मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती क्या होता है जरा समझना एक बार। जैसे हमने लिखा 1:2, ठीक है, तो 2 का किसके साथ, वही अनुपात होगा जो 2 का 1 से है, हम कहेंगे जी वो होगा 4 से। क्लियर है, या इसको ऐसे भी छोड़ो, यहां तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैंने कहा कि आपको ये तो पता ही होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी, ये वहीं से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट आपका। जैसे मैंने कहा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, हमने ये पद ले लिए, देखो यहाँ पे 3 पद है। अब ये जो रेशियो है ना, यही हमारा मध्यानुपाती होता है 4। ये जो बीच का पद है ये हमारा क्या है, मध्यानुपाती। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप 16, और 16 का अगर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने आपसे कहा कि भाई ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये तृतीय अनुपात होता है। तो ये जो बीच वाला रेशियो है ना, देखो ये इन दो का क्या कहलाता है, मध्यानुपात कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये होता है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी का रूट कर देंगे। यानी कि दो जो पद हमारे पास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उस पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो यही हमारा क्या होता है, मध्यानुपात होता है बस। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में आपसे यही कहूंगा। अच्छा, ऐप पर चैट नहीं हो रही है, ठीक है भाई, ठीक है, कराते हैं इसको। चलो जी, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3.6 और 0.9 का मध्यानुपाती, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है, रूट लगा देना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए जरा, यहां मैं इसको सोल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। अब 3.6 और इंटू 0.9, इस पे रूट लगा देंगे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, जब इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18। ध्यान से सुनना, ये कितना आ जाएगा 18। और यहाँ देखो एक स्थान पे पॉइंट यहाँ पे है, एक स्थान पे पॉइंट यहाँ पे है, तो दो स्थान पे पॉइंट हो गया, रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, एक स्थान पे। पॉइंट कहाँ जाएगा, ये एक स्थान पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, अगर बात यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ आ गया, तो मुझे जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए। आपको शॉर्टकट में बस इतनी सी बात बता देता हूं कि अगर दो पद हमारे पास में है तो इनका रूट कर दो आप। अगर दो पद हमारे पास है तो इनका रूट कर दो, तो क्या निकल जाएगा, मध्यानुपाती। चलो भाई एक बार देख लो अब। तो हमने आपसे ये कहा था कि भाई अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और उस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और उस पर क्या लगा देंगे भाई, हम रूट लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यानी कि 3.6 इंटू कितना आ जाएगा, 0.9। अब इसको पॉइंट को इग्नोर कर दो, 36 को बाहर निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने कहा ये हो गया 18। पॉइंट एक स्थान पे यहाँ पे, एक स्थान पे यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट कहाँ जाएगा, दो स्थान पे पॉइंट है रूट के अंदर, जब बाहर निकालेंगे तो वो एक स्थान पे रह जाएगा। क्लियर है, चलो जी। अब आगे देखो जरा, अगर हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर से देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसका हमें क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है। देखो जी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई और उसका क्या करना है, रूट। तो ध्यान से देखिए, 3 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, फिर 3 की 32 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो माइनस, ये आ जाएगा रूट 32 को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपको, देखो ध्यान से,
32 में और एक 16 है, यानी कि इसको लिखेंगे हम 16 गुना 2, तो ये कितना आ जाएगा 4√2। ये कितना आ जाएगा 4√2। 32 को क्या लिख सकते हैं हम 16 गुना 2। जब 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4√2। ठीक है भाई। तो यानी कि 3 की जब इसके साथ गुणा करेंगे हम तो 4 आ जाएगा 12√2। इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा +12√2। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √2 की √32 के साथ तो क्या आ जाएगा 32 दूनी 64, √64। और √64 का मतलब हो जाएगा -8। अब देखो भाई, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया और 36 में से 8 गए कितना बचा 27। और ठीक है भाई 28 बचेगा 28। ठीक है। अब 28 क्या होता है 7 गुना 4। 7 गुना 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√7, यानी कि 2√7 हमारा आंसर हो जाएगा मध्यानुपाती। हमारा क्या आएगा यहाँ पे 2√7 यानी कि 2√7। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार जो है आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब हमेशा याद रखना जैसे फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 54। उसने कहा कि 2 और 54 के बीच में दो मध्यानुपाती ज्ञात करें, दो मध्यानुपाती। तो आपको यहाँ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसका एक सटीक तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्योंकि मध्यानुपाती वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आ रहा है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से। और गुणोत्तर श्रेणी हमारी देखो ऐसे चलती है, जैसे मान के चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि जिस संख्या की एक बार मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की है तो आगे भी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये क्या हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब 2 और 54 के दो मध्यानुपातिक बताने हैं, तो जब आपको इसके दो मध्यानुपातिक बताने हैं तो आपको क्या करना है, बस गुणोत्तर श्रेणी देखो आप कौन से ऑप्शन से बनेगी हमारी। पहला ऑप्शन देखो 2×6, 6×18 और 18×54, यानी कि पहले वाले से तो मेरी गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो याद रखना कि ये गुणोत्तर श्रेणी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन से बनेगी, दो से कभी नहीं बन सकती। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ 2×6, 6×18, 18×54, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगर आप आगे देखोगे, देखो हम कहेंगे 2×6 तो 6×18 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ऐसे यहाँ देखो अब 2×6 = 12, गुना 6 है तो फिर 12×6 = 72 होना चाहिए था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और फिर हम कहेंगे जी 2×6 और 6 यहाँ पे 18 होना चाहिए था, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का नियम है कि जिस संख्या की एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दी यानी कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी? तो जिन जिनको ये क्वेश्चन नंबर 37 समझ आ गया तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए। ठीक है, तो दो मध्यानुपातिक भी हो सकते हैं, कल को वो आपसे 3 मध्यानुपातिक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन है वो क्या है, आप ऑप्शन से देखें कि मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किससे बनेगी और उसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। अब आगे देखिए, इसने कहा कि फाइंड द मिक्स प्रपोर्शन ऑफ 2:3, 6:5 और 10:9, यानी कि 2:3, 6:5 और 10:9 का हमें मिश्रित अनुपात बताना है। याद रखना क्या बताना है, मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात। अब ये मिश्र अनुपात क्या होता है जी, हमेशा याद रखना इन सबको मिला दो तो मिश्रित बन जाता है। ठीक है, मिश्रित निकालने के लिए ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2×6 = 12 और 12×2 कितना हो जाएगा 120:2। ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 15×9 = 135। ठीक है, 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा, तो यानी कि 8:9 मेरा आंसर आ जाएगा सी। 8:9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मिश्रित अनुपात में क्या करना होता है आपको कि ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कि 2×6 = 12 और 12×2 = 110 और 3×5 = 15, 15×9 कितना हो जाएगा 135।
यानी कि 135। यहाँ पे तो सही चल रहा है शिवम, तुम्हारे यहाँ पे नेट प्रॉब्लम कैसी आ रही है? किसी और के फोन में भी है भाई? अब तो सही चल रहा है, क्योंकि नेट प्रॉब्लम तो यहाँ मुझे दिखाई दे जाती है ना। यहाँ से तो सही चल रहा है भाई अब। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए ध्यान से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो गए हमारे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि अब आके हमारा जो रेशियो का जो बेसिक है, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होता जा रहा है, यानी कि खत्म ही हो गया मान के चलो। अब यहाँ से हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होगी। ठीक है, अभी तक जो 2-3 क्लासों में हमने पढ़ा वो बेसिक था, वो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखो भाई ध्यान से, इसने कहा है कि 12,400 रुपए को 3 भागों में बांटना है, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी? तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, पहले डिटेल में देख लो आप। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। हम जानते हैं कि 5, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15:10:6। यानी कि एबीसी में जो पैसा हमने बांटना है वो बांटना है 15 यूनिट, 10 यूनिट और 6 यूनिट। तो ये आ जाएगा 15 और 10, 25, 6 कितना बैठेगा? 31 यूनिट। कितना बैठ जाएगा? ये 31 यूनिट। और 31 यूनिट किसके बराबर है? 12,400 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 400 के बराबर आ जाएगा। अब हमें बताना है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 15 गुना 400 यानी कि 6,000। ठीक है, फिर हमें बी का वैल्यू बताना है, तो बी का है 10, 10 से गुना करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। फिर हमें सी का वैल्यू बताना है, तो ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6,000, 4,000 और 2400 जहां भी है वो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ आराम से कि ये आपको क्लियर है कि नहीं है। अगर बात समझ आ गई तो फटाफट आरसी टाइप करे या फिर वाई टाइप करे जल्दी से। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जाम का मेथड क्या होगा हमारा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना भैया। अब हमने जब ये एग्जाम में करेंगे तो ध्यान से देखना, बस इन दो को पकड़ो पहले आप। हो सकता है कि इन दो से ही बात बन जाए, दो रेशियो से नहीं बनेगी तो तीसरों को भी देख लेंगे। यानी कि 1/2, 1/3, 3 वहां चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ये रेशियो कितना बन गया? 3:2। तो मैं देखूंगा क्या ये 3:2 के अनुपात में है? जी बिल्कुल है। देखो 2×3 6 और 2×2 4, ये 3:2 के रेशियो में है। क्या ये भी 3:2 का रेशियो है? जी नहीं। क्या ये भी 3:2 का रेशियो है? जी नहीं। और क्या ये भी 3:2 का रेशियो है? जी नहीं। यानी कि आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है, अब बात बताए जरा फटाफट, एक बार समझ आ गई तो फटाफट आरसी लिख दीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई ये भी कुछ कुछ आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि डिटेल में वैसे तो आप इसको कर लोगे, लेकिन मैं जल्दी से एक बार आपको बता देता हूँ। 1/2 पैसा बांटना है कितना? 1,300 रुपयों को बांटना है एबीसी में। किस रेशियो में बांटना है? 1/3, 1/4। अब 4×3 = 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 4 एंड 3। अब 6×4 = 10, 3 कितना हो गया? ये 13 यूनिट हो गया। और 13 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1,300, यानी कि 1,300। और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए का हिस्सा हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 300। तो 600, 400, 300 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है आपको, देखो भाई
एग्जाम में कैसे करना है ध्यान से देखिए, फिर से इसी रेशियो को आप जो है पकड़ लीजिए, ये 3 वहां गया और 2 यहाँ आ गया, यानी कि 3:2। तो ए और बी का जो हिस्सा वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 3:2 होना चाहिए। तो क्या ये 3:2 है, देखो ध्यान से, नहीं चाहिए 2:1 है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 3:2 है, बिल्कुल ये 3:2 है। क्या ये भी 3:2 है जी, बिल्कुल नहीं है। क्या ये भी 3:2 है जी, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। यानी कि एग्जाम में हमें सिर्फ इतना ही काम करना है और लगभग 80% क्वेश्चनों को हमें एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल अपनी उंगलियों पे तैयार रखना है। तो एग्जाम में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर उसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो भाई, यहां तक अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये देखो भाई, इसने क्या कहा है कि देखो 1800 रुपए को एबीसी में बांटा गया है, और उसने कहा कि जी ए का 1/2 बराबर है बी का 1/3 और बराबर है सी का 1/4। अब अगर हम इसे डिटेल में देखते हैं, तो मैं अब आपको डिटेल में पूरा कंप्लीट नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर डिटेल में हम इसको देखते हैं, तो हमने कहा था जो ए का गुणांक है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का जो गुणांक है यानी कि जो कोफिशिएंट है उसको उल्टा कर दो, ये रेशियो आ जाएगा 2, 3, 4। अब आप इसको जोड़िए और 1800 के बराबर रखोगे, तो 4, 3, 7, 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1800। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। तो 2 का वैल्यू कितना आ गया 400 आ जाएगा, और 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 600, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 800। तो हमारा आंसर आ गया 400, 600 और 800। ठीक है भाई, तो 400, 600, 800 कहाँ पे, देखो सी में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में क्या करना था आपको, बस इतनी सी चीज देखनी थी कि बी तो इधर आ जाएगा। देखो जब हमने लिखा ए का 1/2 बराबर है बी का 1/3, तो बी तो यहाँ आ जाएगा और 2 वहां चला जाएगा, यानी कि ए अनुपात भी क्या मिलेगा हमें, देखो ये 2:3 मिल रहा है। अनुपात क्या मिल रहा है, ए और बी का 2:3, जो आपको बिना पेन के, विदाउट पेन यहीं से ऑब्जर्व करना है बस। तो ए अनुपात भी कितना आ जाएगा आपका 2:3। अब हम देखेंगे क्या ये 2:3 है, नहीं ये 3-4 का रेशियो है। क्या ये 2:3 है जी, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 2:3 है जी, हाँ बिल्कुल 2:3 है, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या ये 2:3 है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी हमारा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, अब हम आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट अब आगे देखो। अब इसने कहा 1200 रुपए की एक राशि पीक्यूआर में डिवाइड की गई है, ठीक है। और उसने कहा कि पीक्यूआर में इस प्रकार से डिवाइड की गई, ध्यान से सुनिएगा। तो क्यू को पी से 120 ज्यादा मिले, क्यू को पी से ज्यादा रुपया मिले, यानी कि पी क्यू आर का अगर आप क्रम देखोगे तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। क्लियर है बात इतनी। अब बढ़ते हुए क्रम में देखो, क्या ये बढ़ते क्रम में है, नहीं है। क्या ये बढ़ते क्रम में है जी, बिल्कुल नहीं है। क्या ये बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल है। क्या ये भी बढ़ते क्रम में है, नहीं है। तो जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके चलोगे, तो हमने क्या देखा, हमने पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। बस हमें ये पता चला कि पी क्यू आर का क्रम क्या है, यानी कि इनको अरेंज कैसे किया गया है। और एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा था कि जो असेंडिंग ऑर्डर में था, बढ़ते क्रम में था, हमने आंसर मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब बात डिटेल की आएगी तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन या फिर जिसमें कंपैरिजन किया गया हो, ऐसे क्वेश्चन को जब आपको डिटेल में करना होता है, तो आप देखो कि सबसे कम शेयर किसका है, सबसे कम किसका है, यहाँ पे पी का शेयर है सबसे कम, ठीक है। सबसे कम किसका शेयर है, यहाँ पे पी का शेयर है। तो पी का जो शेयर है, गौर से सुनना, इसी को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो क्यू को क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, क्यू को पी से 120 रुपए ज्यादा मिले, यानी कि क्यू को कितने मिले 120 रुपए ज्यादा मिले इससे, यानी कि क्यू का हिस्सा हो जाएगा
x प्लस 120। और r को क्या ज्यादा मिल रहा है भाई, r को q से 240 ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि r को q से ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें 240 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x प्लस, अब इसमें देखो 240 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। और अगर इन सबका हिस्सा जोड़ दे तो वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, देखिए 1200 रुपए के बराबर। ये 1200 रुपए के बराबर हो गया। तब हम देखेंगे जी 1 2 3 यानी कि 3x तो ये हो गया यहाँ पे, और 360 और 120 कितना बैठ जाएगा, 480। और 480 को जब हम इस साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 7200, ठीक है ना। यानी कि 120 360 हो गया, 480 480, और इसको उधर लेके जाएंगे 1200 में से 480 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 720 बचेगा, 7200 नहीं बचेगा, 720 बचेगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितना बैठ जाएगा भाई, अब x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 240 रुपया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240। मैं यहाँ लिखता हूँ p अनुपात q अनुपात r। p का हिस्सा हो गया 240 रुपया, q का हिस्सा कितना है, इससे 120 ज्यादा है तो 360 हो जाएगा, और जो r का हिस्सा है वो कितना बैठ जाएगा, अब ध्यान से देखो उसमें 360 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि r का हिस्सा कैसे निकालेंगे, p के हिस्से में 360 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x में 360 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब रेशियो में तब्दील करेंगे तो कॉमन चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 0 से 0 हो जाएगा, 12 दूने हो जाएगा, ये 12 तिये और 12 इंटू 5 यानी कि 2:3:5, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्लियर है तो फटाफट एक बार मुझे आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पे एक छोटी सी बात, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ, सबसे पहले एक चीज आपको नोट करनी है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा 5 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। यानी कि इस केस में आप देख रहे होंगे कि यूनिट किसके ऊपर निर्भर करता है, इस नंबर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि जी 5 यूनिट बराबर 5 है तो 1 यूनिट बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू जब बराबर हो गई तो यहाँ रेशियो नंबर के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गई। यानी कि जो कुछ रेशियो है वही हमारा आंसर है, और ये चीज आपके बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। बात क्लियर है, तो ये चीज आपके बहुत जगह काम आएगी, जब 1 यूनिट बराबर 1 होता है तो आप जो रेशियो आ रहा होगा वही हमारी एक्चुअल वैल्यू भी होती है। क्लियर है बात इतनी। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी और मैंने लिखा सी, ठीक है। तो इनका मुझे रेशियो देखना है, जो एबीसीडी में से कोई एक है। तो पहले तो मैं ये देखना चाह रहा था, क्या पता मेरा घटते क्रम और बढ़ते क्रम से आंसर आ जाए, जैसे पिछले में क्वेश्चन में आ गया था। तो मैं 2 सेकंड के लिए एक बार चेक करूंगा, अगर उससे आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये चीज देखेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 76 रुपए को बांटा गया है एबीसी में, ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले, यानी कि ए को मिले हैं बी से ज्यादा और बी को मिले हैं सी से ज्यादा। तो यानी कि ये जो क्रम है हमारा, ये जो यानी कि एबीसी को जो क्रम में लगाया गया है वो किस तरीके से है, घटते क्रम में है इस बार। ये देखो सी से बड़ा बी और बी से बड़ा ए। अब देखो ये सी है, ये इससे बड़ा होना चाहिए था, ये तो है नहीं आंसर हमारा, तो हो सकता है देखो ये घटता क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आंसर हो सकता है। इसके बाद क्या ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, ये भी घटते क्रम में है। लेकिन क्या है घटते क्रम में नहीं, देखो 2 आंसर यानी कि 2 ऑप्शन हमारे आ गए। लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज देखना, आपको ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व। इनका जोड़ देखोगे तो 32 25 19 25 से 75 लगभग 76 के आसपास आ रहा है, लगभग 76 के पास आ रहा है। और 24 से कितना हो जाएगा 72, ये भी देखो लगभग किसके पास आ रहा है, 76 के पास आ रहा है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 76 बराबर 76, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 आएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू है। और जब ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो आप ये चीज देख लो कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ए को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं 7 रुपए। इनमें देखो ए को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे 7 रुपए, और यहाँ ए को ज्यादा मिल रहे हैं बी से कितने 8 रुपए। तो इसको काट देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको मिल जाएगी। अब तीसरी चीज, इसको हम डिटेल में भी देखते हैं एक बार। मैंने कहा था जो सबसे कम है उसको एक्स मान लो, ठीक है भाई। तो सी को हमने एक्स मान लिया। देखो सी बी को सी से ज्यादा मिले 6 रुपए, तो यानी कि मैंने कह दिया एक्स प्लस 6। और ए को कितने ज्यादा मिल रहे हैं भाई, ए को मिल रहा है बी से 7 रुपए ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 7 रुपए ज्यादा है। इनको जोड़ देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 76। ठीक है। अब देखो 1 2 3, ये कितना आ जाएगा 3x। और 13 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 19 और ये 76 आ जाएगा। तो यानी कि 3x का जो वैल्यू है वो बैठेगा हमारा कितना भाई, 57। यहाँ पे जो x का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब आप जब ए बी सी का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा ए बी सी। सी का 19 आ जाएगा, बी के कितने ज्यादा है, देखो यहाँ पे 6, 19 से 25 आ जाएगा। और ए के बी से कितने ज्यादा है भाई, 7 रुपए ज्यादा है, यानी कि 32 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी डिटेल। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 43 आपको बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से। चलो जी, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि बी को ज्यादा मिला सी से और ए को ज्यादा मिला बी से, बस इतनी सी बात मैंने देखी। तो इनका क्रम कैसा नजर आ रहा है, मुझे घटता हुआ क्रम नजर आ रहा है। अब घटता हुआ क्रम बी ऑप्शन में भी था और सी ऑप्शन में भी था। फिर मैंने देखा कि भाई अगर मैं इनको लगभग जोड़ के देखूं तो वो 76 के पास के इक्वल नजर आ रहा है मुझे। आपको ऐसा नहीं करना पूरा जोड़ के चेक करना है, बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। तो इनको अगर जोड़ के हम देखते तो वो 76 के पास नजर आ रहा है, इसको भी जोड़ते वो भी लगभग मुझे 76 नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा काम कर जाएगा। यानी कि यहाँ रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो जब इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो इन दोनों में से एक आंसर है। तो ए को कितने रुपया ज्यादा मिला है, बी से 7 रुपया ज्यादा मिले हैं। तो अगर इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 7 रुपया। और यहाँ देखे तो ए को ज्यादा मिला बी से कितना, 8 यूनिट, 8 का मतलब 8 रुपया। तो सवाल में कितना है, 7 रुपया है, 8 नहीं है, ये मैंने हटा दिया, बी मेरा आंसर हो गया। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फटाफट मुझे आरसी लिखे भाई। कोई डाउट है तो पूछे, अगर समझ आ गया तो फटाफट आरसी लिखे। और एक जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, मैं आप लोगों से एक बात ये कहूंगा कि भाई कभी कभी बीच में नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में आप थोड़ा सा 10-5 मिनट वेट कर लिया करें, क्योंकि क्लास जरूर चलेगी आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल ही नेट गड़बड़ हो गया या कोई ऐसी बात होगी तो बात अलग है। अदरवाइज बीच में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें क्या होगा, आपका ये कंटिन्यू चलेगा, लेकिन बीच में 5-10 मिनट है तो वेट कर लिया करो उस केस में। ऑफलाइन क्लास में भी तो भाई ऐसी गड़बड़ हो जाती है कभी, मान के चलो मैं लेट हो जाता हूँ तब भी तो वेट ही करते हैं बच्चे। चलो जी, तो भाई आज की क्लास हम यहाँ रोकते हैं। और हमारे कितने हो गए, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे फिर कल की क्लास में, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे भी गायब हो गए अब जब से नेट की प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो कल देखेंगे, ठीक है। चलो जी, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।